लेकिन एक राय अविनाश सर आपसे इंटरग्लोब एविएशन को लेकर चाहिए। क्या राय होगी आपकी सर? ये जो 4,500 के हम भाव देख रहे हैं, ये वही प्राइस है जिस प्राइस तक हमने शेयर को दिसंबर में गिरते हुए देखा था, जब मास कैंसिलेशन हुई थी फ्लाइट्स की इंडिगो की ओर से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभिषेक, मुझे लगता है कि देखिए इंडिगो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी एविएशन में पोजीशनिंग की है, क्रूड का प्राइस अगर और 5-6% गिरता है तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको सेंटिमेंटली पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि क्रूड का प्राइस ऑलमोस्ट 60-70% तो क्रूड का कॉस्ट ही होता है इनके ऑपरेटिंग मेट्रिक्स में। तो एक तो ये फैक्टर रहेगा, और दूसरा मुझे लगता है कि जो अनसर्टेनिटी थी जियोपॉलिटिकली, ये अगर क्लियर होता है तो मेरे ख्याल से इनकी फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो जाएंगी। मेरे ख्याल से बिजनेस विल बी बैक टू नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि ये जो सेटलमेंट या सीज फायर है, ये पक्की तरीके से अगले हफ्ते तक एवरीथिंग फाइनल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको ब्रॉड बेस्ड रैली तो दिखाई देगी, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, एविएशन कंपनीज है, जो डायरेक्टली क्रूड से इम्पैक्टेड होती है, इनके लिए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है थोड़ी बिकवाली भी देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, जैसे काफी लोगों ने कहा है कि $100 से वापस $80-85 को क्रूड को छूने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर होगा, बट एटलीस्ट सेंटिमेंटली एक बात अच्छी है कि वॉर खत्म हो चुकी है और अभी जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो गई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिगो में मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली थोड़ी बहुत पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो और भी अच्छी तरह से ये रीरेट होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, अगर युद्ध खत्म हो जाता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतर सिचुएशन होगी इंटरग्लोब एविएशन में। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पर भी आपको थोड़ी थोड़ी बाइंग तो जरूर करनी चाहिए। और देखिए, बट अविनाश जी, हाल फिलहाल जितने भी केमिकल से रिलेटेड प्लेस थे उनमें बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला। और ये देखिए, ये वॉर से सिचुएशन तो बदली ही है, बट 2 साल से पूरा जो केमिकल स्पेस था उसमें इन्वेंट्री के, प्राइसिंग के इश्यूज थे, और वो अब कहीं ना कहीं छटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपके टॉप फेवरेट्स कौन से हैं यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, केमिकल सेक्टर की बात करें, जो स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर है, वैसे तो दीपक नाइट्राइट एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। उसके बाद आरती केमिकल्स है, आरती इंडस्ट्रीज है। मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि पिछले 2 साल में इन्वेंट्री प्रेशर था, तो इसमें प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा दिक्कत थी। बट मेरे ख्याल से अभी इन्वेंट्रीज मोरलेस सिस्टम से निकल गई है। तो जो आने वाला साल है, दैट इज FY 27, मुझे लग रहा है कि प्राइसिंग एज वेल एज इन्वेंट्री का इशू क्लियर होने के बाद लग तो रहा है कि केमिकल सेक्टर वापस अच्छी तरह से बढ़ेगा। केमिकल सेक्टर के लिए जो बड़ी दिक्कत थी वो बेसिकली ये थी कि काफी रॉ मटेरियल्स पेट्रो बेस्ड है, जो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा सॉफन होता है तो इनके लिए रॉ मटेरियल के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत कम हो जाएगी। काफी रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते थे तो करेंसी का भी इम्पैक्ट इनके ऊपर आता था। तो मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट क्वार्टर नहीं, बट सितंबर का जो क्वार्टर रहेगा, वहां से शायद आपको अच्छा अप ट्रेंड बोथ वॉल्यूम एज वेल एज मार्जिन में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सेक्टर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत समय के बाद यहाँ पे वापस स्ट्रक्चरली डिमांड पोजीशन अच्छा हो रहा है। और जो लार्ज प्लेयर्स है, जैसे दीपक नाइट्राइट है, आरती है, यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास काफी डोमिनेंट मार्केट शेयर है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़ेगी। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर कुछ एक काउंटर्स जिन पर आपको नज़र रखनी है और केमिकल स्पेस पर। अविनाश जी, अब देखिए, ये पूरी वॉर से रिलेटेड जो सिचुएशन थी उसमें भी कई सारे केमिकल्स जो हैं उनके प्राइजेस बढ़ते हुए दिखे थे, शॉर्टेज के कंसर्न्स थे। तो क्या ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये वॉर जो है कहीं ना कहीं सुलझ जाती है या फिर एक समझौता हो जाता है तो फिर से शायद हो सकता है कि सप्लाई वापस लौटे और जो एक प्रीमियम मिल रहा था इन सभी कंपनीज और स्टॉक्स को, वो कहीं ना कहीं अब ना मिले? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से देखिए, वो तो टेम्पररी गेन था। और मुझे लगता है कि जब हम मार्च क्वार्टर के नंबर इन कंपनीज के आएंगे, प्लस जो भी कमेंट्री ये कंपनीज देंगे, तो कहीं ना कहीं तो देखिए, जो बेसिकली आर्टिफिशियल डिमांड था वो तो मेरे ख्याल से इवेपोरेट होगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि आपको यू विल हैव टू वॉच द मैनेजमेंट कमेंट्री वेरी क्लोजली, क्योंकि कहीं ना कहीं कमोडिटी बेस्ड जो केमिकल्स है वहां पे तो प्योरली अगर सप्लाई बढ़ता है तो जो भी मार्जिन इन्होंने पहले कमाया वो शायद आने वाले क्वार्टर में इनको कमाने को डिफिकल्ट होगा।
तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो स्पेशलिटी केमिकल, टेक्सटाइल्स, फार्मा, जैसे इंडस्ट्रीज में जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यू नीड टू टेक अ सिलेक्टिव कॉल, बट क्लियरली यहाँ से निवेशकों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये वॉर खत्म होता है, क्रूड थोड़ा कम हो जाता है, करेंसी थोड़ी नॉर्मल होती है, तो आपको दिखाई देगा कि इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। और सारे मुझे लगता है जो रॉ मटेरियल इंटेंसिव वाले सेक्टर है, जो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिट करेंगे, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल एक्सेस और सप्लाई और प्राइसेस अभी मॉडरेट हो जाएगा। ऑल राइट, तो चलिए केमिकल प्लेस पे भी नजर जरूर रखेंगे, बट इस बीच अविनाश सर, काफी पहले से चर्चाएं चल रही हैं कि किरण मजूमदार शॉ किसको बैटन सौंपेंगी, कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। अब इसको लेकर थोड़ी सफाई आ गई, उनका कहना है कि 5 साल तो मैं अभी देखूंगी, उसके बाद सोचिएगा आप। आपकी राय क्या है सर बायोकॉन के शेयर को लेकर? क्योंकि 3 मेजर जो वर्टिकल हैं, बायोसिमिलर को लेकर बाजार बहुत बुलिश रहता है, लेकिन अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर रेंज से निकल नहीं पाता है। सर प्रॉब्लम कहां पर आपको लगती है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, बायोकॉन ऐसा फार्मा शेयर है जो दूसरे फार्मा शेयर्स के मुकाबले में काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है। इनका जो प्रोडक्ट बुके है वो थोड़ा लिमिटेड है, और दूसरी बात, बायो सिमिलर्स को लेके बहुत मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्चुअली कंपनी को कैसे वैल्यू अनलॉक करेगा, इनका क्या प्लान है वैल्यू अनलॉकिंग का, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगले 3-6 महीने में होपफुली अगर कोई कमेंट्री या कोई रोड मैप आता है, तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि अभी भी हम कहेंगे कि अगर आप दूसरे फार्मा कंपनीज को देखें, जैसे सन फार्मा है, लुपिन है, ऑरिबिंदो है, इनका यूएस मार्केट में काफी बड़ा होल्ड है, काफी अभी सन फार्मा ने तो काफी बड़ी एक्विजिशन भी की है। बट मुझे लगता है कि जो सक्सेशन आप कह रहे हो, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गया है। देखिए, किरण मजूमदार अभी भी 5 साल अगर कंपनी चलाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इससे सक्सेसर प्लानिंग की कोई बात अभी इमीडिएटली आने की उम्मीद आप रखोगे। 5 साल काफी बड़ा अरसा है। आई थिंक उन्होंने सिर्फ बात की है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसका असर, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा ट्रिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक पे प्ले आउट होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट ने शायद थोड़ा सा ओवर एक्साइट होकर एज्यूम किया कि किरण मजूमदार वाज गोइंग टू रिटायर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक दैट इज गुड, क्योंकि मार्केट भी डेफिनेटली नए प्रमोट एमडी या नए सीईओ को थोड़ा टाइम देगा। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। मे बी किरण मजूमदार भी वांट्स टू ग्रूम द न्यू सक्सेसर, एंड दैट इज अ गुड पार्ट। सो दैट विल एक्चुअली मेक थिंग्स नॉर्मल इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी बायोकॉन के शेयर को लेकर। और इस बीच एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एमसीएक्स पर कुछ ऑर्डर्स में अपडेट को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। ज़ेरोधा ने ऐसा एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर उन्होंने अपडेट दिया है। कुछ ऑर्डर्स में अपडेट की शिकायतें निकल के आ रही हैं। पीएसयू बैंकों के नंबर्स भी जो है इस बार ठीक आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपके बेहतरीन आइडियाज कौन से, क्योंकि आज तमाम पीएसयू काउंटर्स में बहुत अच्छा मूव है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक से ज्यादा अच्छे मूव जो है पीएसयू काउंटर्स दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकारी बैंक्स में मुझे लगता है कि जो अभी नंबर्स आ गए हैं पीएनबी का मेरे ख्याल से कैनरा बैंक और एसबीआई के नंबर्स है, तो मैं कहूंगा कि देखिए छोटे पीएसयू बैंक जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी देखिए, तो इस बार नंबर्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस क्वार्टर में हमने देखा कि एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट टच कर रहा है। तो काफी बैंक्स काफी पॉजिटिव है कि अगले साल भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक डर का माहौल था कि जियोपॉलिटिकल वॉर के कारण थोड़ी एसेट क्वालिटी इन बैंकों की खराब हो सकती है, लेकिन अगर ये जियोपॉलिटिकल वॉर खत्म होता है और एवरीथिंग बिकम्स बैक टू नॉर्मल, देन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का बड़ा कैपेक्स है, प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है, प्लस कंजम्पशन का जो ट्रेंड बढ़ रहा है पोस्ट जीएसटी कट्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में अभी भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी अच्छा मिलेगा। कैनरा बैंक तो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का भी मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आने की अपेक्षा है। आई थिंक क्लियरली यू विल सी अ मच स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इन FY27। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लगता है कि काफी अंडर रिसर्च और अंडर वैल्यूड है। 81-82 का रेट है। ये भी मुझे लगता है कि करीबन 100, 105, 110 तक जा सकता है, अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है। तो चलिए, तमाम काउंटर्स जो कि फिलहाल अविनाश जी को पसंद आ रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया, और इस बार जो है हमने बेहतरीन मूव्स देखे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बट एक और काउंटर जो कि आपका व्यू, क्योंकि सुबह से ही मैं देख रही हूँ कि क्या जबरदस्त वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है इसमें।
देखिए लगभग फार्मा पूरा स्पेस चल रहा है और अजंता फार्मा में भी 2934 का ब्रेकआउट है। 605% वॉल्यूम राइज है। इमीडिएट स्विंग हाई आता है 3228। ये टारगेट आपको प्रोबेबली 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा खासा मोमेंटम है, स्विंग हाई टेस्ट कर लेगा, वहां पे किसी तरह का कंसोलिडेशन मिलता है तो सेकंड लेग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग करने की। मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, अगले 2-3 महीने मोमेंटम बना रहेगा। अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, 1 से 2 दिन का ट्रेड ले रहे हैं तो 3228 और स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो करीब 3700 से 3800 तक के टारगेट ये आराम से आपको मिलेंगे। स्विंग ट्रेड का टाइम फ्रेम कम से कम 2 से 3 महीने का रहेगा। ठीक है, 2 से 3 महीने में 3700 से लेकर 3800 के टारगेट अजंता फार्मा में बन सकते हैं। बायोकॉन